हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे एक बहुत बड़े कमाल की खबर दोस्तों भारत के लिए। प्राउड मूवमेंट अमेरिकी विदेश मंत्री ने अपनी पहली द्विपक्षीय बैठक के लिए भारत को चुना है। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप के नए राष्ट्रपति बनने के बाद हुआ बड़ा कमाल दोस्तों। किसी और देश को नहीं बल्कि भारत को देंगे सबसे पहला समय। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएंगे सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका दिया है विश्व बैंक ने। तो उधर बांग्लादेश की तरफ से पत्थरबाजी में बीएसएफ जवान का फूटा सिर, आई गंभीर चोट, सीमा पर बड़ा ही हिंसक झड़प। जी हां, साथ ही साथ गणतंत्र दिवस से पहले पीओके में एक्टिव हुए आतंकी लॉन्चिंग पैड, कश्मीर में हाई अलर्ट। जी हां, तो उधर आपको बताएंगे ट्रंप के शपथ ग्रहण के दौरान गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च हुआ उषा वेंस का धर्म। बताएंगे दोस्तों कौन है उषा वेंस, सारी जानकारियां विस्तार से बताने वाले हैं, तो बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भारत का होने पर गर्व महसूस करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। तो अब बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां पर अमेरिकी विदेश मंत्री ने अपनी पहली द्विपक्षीय बैठक के लिए भारत को चुना। जी हां, जयशंकर से चर्चा करेंगे रूबियो पहली बार। बता दें, अमेरिका के नए विदेश मंत्री मार्को रूबियो अपनी पहली द्विपक्षीय बैठक भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के साथ ही आज वॉशिंगटन में करेंगे। ये सबसे बड़ा बयान जारी किया गया है और किसी देश को पहला द्विपक्षीय बैठक के लिए अलाउ नहीं करेंगे। सबसे पहले जयशंकर जी को ही ये मौका दे रहा है अमेरिका। दोस्तों, डॉक्टर जयशंकर जी यहां अमेरिका सरकार के निमंत्रण पर आए हैं। वे डोनाल्ड ट्रंप के 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। ट्रंप ने सोमवार को राष्ट्रपति पद की शपथ ली। अमेरिकी विदेश मंत्रालय द्वारा जारी कार्यक्रम के मुताबिक विदेश मंत्री रूबियो भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी से विदेश मंत्रालय के मुख्यालय में मुलाकात करेंगे। यहाँ बैठक फॉगी बॉटम स्थित स्टेट डिपार्टमेंट के मुख्यालय में आयोजित होगी। दोस्तों, इससे पहले रूबियो ने इंडो पैसिफिक क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों के साथ अपनी पहली बहुपक्षीय बैठक की। क्वाड एक अनौपचारिक समूह है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका शामिल है। मार्को रूबियो द्वारा क्वाड बैठक और भारत के साथ द्विपक्षीय वार्ता को प्राथमिकता देना कूटनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आमतौर पर अमेरिकी प्रशासन की पहली विदेश नीति की पहल कनाडा और मैक्सिको जैसे पड़ोसी देशों या नाटो सहयोगियों के साथ होती है। यानी कि ट्रंप प्रशासन में भारत की धमक देख करके हर एक भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा जरूर हो जाएगा। रूबियो का क्वाड मंत्री स्तरीय पहली बहुपक्षीय बैठक के रूप में और भारत के साथ पहली द्विपक्षीय बैठक करने का निर्णय इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि नए प्रशासन का पहला विदेशी संपर्क पारंपरिक रूप से अपने दो पड़ोसियों, बोले तो कनाडा और मैक्सिको या अपने नाटो सहयोगियों के साथ रहा है। यानी कि पारंपरिक रूप से नए प्रशासन की पहली विदेश नीति की पहल अपने पड़ोसी देशों कनाडा और मैक्सिको या नाटो सहयोगियों के साथ किया करता था अमेरिका, लेकिन पहली बार है दोस्तों कि उसने द्विपक्षीय बैठक के लिए भारत को ही सबसे पहले चुना है। ऐसे में दोस्तों इसका सबसे बड़ा श्रेय आप किसको देना चाहेंगे कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। लेकिन इस खुशी के लिए, अमेरिका की इस महानता के लिए सामने लाइक का बटन है दोस्तों। अभी तक लाइक नहीं किया तो सबसे पहले लाइक का बटन दबा के थैंक यू डोनाल्ड ट्रंप जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ अगली और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, जहां सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान को लगा बड़ा झटका। विश्व बैंक ने भारत का किया समर्थन। जी हां, किशन गंगा और रतले जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ विवादों को सुलझाने के लिए विश्व बैंक ने नियुक्त एक एक्सपर्ट के रूपरेखा पर भारत के रुख का समर्थन किया है। भारत जहां इन मुद्दों का समाधान तटस्थ विशेषज्ञ द्वारा किए जाने पर दबाव डाल रहा है, वहीं पाकिस्तान इनके समाधान के लिए हेग में अस्थायी मध्यस्थता न्यायालय पर जोर दे रहा है। जैसा कि दोनों देशों के बीच सिंधु जल संधि के तहत समझौता हुआ है। भारत और पाकिस्तान ने 9 सालों की वार्ता के बाद 19 सितंबर 1960 को IWT पर सिग्नेचर किए थे, जिसका एकमात्र मकसद सीमा पार नदियों से संबंधित मुद्दों को मैनेज करना था। भारत ने एक्सपर्ट इंटरनेशनल कमीशन ऑफ लार्ज डैम्स अध्यक्ष माइकल लीनो के फैसले का स्वागत किया है। सोमवार को लीनो ने फैसला दिया था कि वो 2 जल विद्युत परियोजनाओं पर भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेदों के गुण दोष पर निर्णय देने के लिए सक्षम है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत सिंधु जल संधि 1960 के अटैचमेंट F के पैराग्राफ 7 के तहत तटस्थ विशेषज्ञ द्वारा दिए गए निर्णय का स्वागत करता है। जी हां, तो उधर आपको बड़ी खबर बता दें, जहां सीमा पर हिंसक झड़प, बांग्लादेशियों की पत्थरबाजी में बीएसएफ जवान का फूटा सिर, आई गंभीर चोटें। जी हां दोस्तों, भारत बांग्लादेश के बीच कड़वाहट भरे रिश्तों के बीच सीमा पर भी तनातनी देखने को मिल रही है, वो भी लगातार, कभी किसानों को लेकर तो कभी बीएसएफ बीजीपी को लेकर। अब दोस्तों कूच बिहार के नारायणगंज सीमा चौकी पर गश्त के दौरान बांग्लादेशी तस्करों की ओर से पत्थरबाजी किए जाने के बाद
बाद एक बीएसएफ जवान के सिर में गंभीर चोट आई। ये घटना बीते दिन सोमवार 20 जनवरी की है, जब बांग्लादेशी तस्करों ने भारतीय जवानों पर पत्थरबाजी कर दी। दरअसल भारत बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा पर तैनात सतर्क बीएसएफ सैनिकों ने बांग्लादेश की सीमा पर बाड़बंदी के पास बड़ी संख्या में बदमाशों की संदिग्ध गतिविधियां देखी। इन लोगों ने अवैध रूप से और जानबूझकर अंतरराष्ट्रीय सीमा का उल्लंघन किया था और अपने भारतीय सहयोगियों की मदद से प्रतिबंधित चीजों की तस्करी करने की कोशिश कर रहे थे। सतर्क बीएसएफ जवानों ने उन्हें अपने गैर कानूनी गतिविधियां बंद करने और बांग्लादेशी क्षेत्र में वापस जाने की चुनौती दी। हालांकि बांग्लादेशी बदमाशों ने बार बार की मौखिक चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। तस्करों ने बीएसएफ जवानों को गाली दी और उनके ऊपर पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी। तस्करों का आक्रामक रुख देखने को मिला। ऐसे में बांग्लादेशी बदमाशों की ओर से की गई पत्थरबाजी की वजह से एक बीएसएफ जवान के सिर में गंभीर चोट लग गई, जिसे समय रहते इलाज के लिए बीएसएफ अस्पताल लेकर जाया गया। जवान को गंभीर चोट लगने के बावजूद बीएसएफ ने अत्यंत संयम और मानव जीवन के प्रति सम्मान दिखाया और तस्करों को रोकने और उन्हें तितर-बितर करने के लिए केवल गैर घातक उपायों का इस्तेमाल किया। दोस्तों, ऐसे में सिर पर लगे उस चोट के लिए अपने इस जवान को गेट वेल सून कहना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपकी दुआएं लग सके और जल्द से जल्द अपने जवान ठीक हो सके। दोस्तों, उधर आपको बता दें, बांग्लादेश के पेट में फिर उठी मरोड़, दे दी भारत को नई धमकी। कह दिया अगर शेख हसीना को नहीं लौटाया तो ये बांग्लादेश और भारत के बीच प्रत्यर्पण संधि का स्पष्ट उल्लंघन होगा। दरअसल बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने मंगलवार को कहा कि वो अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत से वापस लाने के अपने प्रयास जारी रखेगी और यदि आवश्यकता पड़ती है तो अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप की भी मांग करेगी। ढाका से प्रकाशित डेली स्टार अखबार की खबर के मुताबिक अंतरिम सरकार में कानूनी मामलों के सलाहकार आसिफ नजरुल ने यहाँ सचिवालय में संवाददाताओं से कहा कि अगर भारत हसीना को वापस भेजने से इनकार करता है तो ये बांग्लादेश और भारत के बीच प्रत्यर्पण संधि का उल्लंघन होगा। हसीना, जो कि 77 साल की हैं, पिछले साल 5 अगस्त से भारत में रह रही हैं। वो छात्रों के वृहद आंदोलन के दबाव में अवामी लीग यानी AL की 16 साल पुरानी सरकार गिरने पर भारत चली गई थी। इतना ही नहीं, नजरुल ने कहा कि अगर भारत शेख हसीना का प्रत्यर्पण नहीं करता है तो बांग्लादेश का विदेश मंत्रालय अंतरराष्ट्रीय मंच और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के पास जाकर इस मुद्दे को उठाएगा। यानी कि लगातार भारत को हसीना के मामले पर गीदड़ भभकी देने की कोशिश कर रहा है बांग्लादेश। तो उधर बता दें, गणतंत्र दिवस से पहले पीओके में एक्टिव हुए आतंकी लॉन्चिंग पैड, कश्मीर में मचा हाई अलर्ट। जी हां, गणतंत्र दिवस के मद्देनजर जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले और घुसपैठ की आशंका को देखते हुए नियंत्रण रेखा यानी LOC से लेकर पूरे कश्मीर में सुरक्षा अलर्ट जारी किया गया है। खुफिया विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके की नीलम घाटी में आतंकी लॉन्चिंग पैड सक्रिय हो गए हैं और आतंकवादी घुसपैठ का प्रयास कर सकते हैं। इसके चलते नियंत्रण रेखा के आसपास सुरक्षा बलों को सतर्क कर दिया गया है। कश्मीर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक IGP BK विर्दी ने बताया कि गणतंत्र दिवस के मौके पर शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। श्रीनगर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई और प्रमुख चौकियों पर निगरानी को मजबूत किया गया है। तकनीक का इस्तेमाल करते हुए समारोह स्थलों की निगरानी की जा रही है। जी हाँ, तो उधर आपको बता दें, ट्रंप के शपथ के दौरान गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च हुआ उषा वेंस का धर्म। आखिर कौन है ये अमेरिका की सेकंड लेडी और क्या है भारत से इसका कनेक्शन, बता दें। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के शपथ समारोह के बाद उषा वेंस का धर्म गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले टॉपिक में शामिल हो गया। गूगल ट्रेंड्स के मुताबिक उषा वेंस रिलीजन सर्च में अचानक उछाल देखने को मिला। ये सर्च अमेरिका, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, UK और भारत जैसे देशों में सबसे ज्यादा देखी गई। इस दौरान हिंदू महिला उषा वेंस ने इतिहास रचते हुए पहली भारतीय अमेरिकी सेकंड लेडी बनने का गौरव प्राप्त किया। ये प्रतिष्ठित पल ट्रंप के उद्घाटन समारोह के दौरान हुआ, जब उषा वेंस ने न केवल अपने पति वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस की पत्नी के रूप में एक नई भूमिका शुरू की, बल्कि अमेरिकी राजनीति में भारतीय अमेरिकियों की बढ़ती भूमिका को भी दर्शाया। गूगल ट्रेंड्स के मुताबिक उषा वेंस का धर्म जैसे सर्च टर्म्स जनवरी 2025 में तेजी से ट्रेंड करने लगा। उपराष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण समारोह के दौरान उषा वेंस अपने पति को मुस्कुराते हुए देख रही थी। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर वायरल भी हुई और साथ ही उषा वेंस भी ट्रेंड करने लगी। हालांकि सोशल मीडिया पर उनकी उपलब्धियों के बजाय उनके धर्म को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई। जी हाँ, अब आपको बता दें कौन है उषा वेंस और पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है उनका। बता दें, उषा चिलुकुरी वेंस जो उनका पूरा नाम है, जो अब उषा वेंस के नाम से प्रसिद्ध है, एक अमेरिकी वकील और वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस की पत्नी है। 2025 में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने पर वो पहली भारतीय अमेरिकी सेकंड लेडी बनी। उषा वेंस का जन्म 6 जनवरी 1986 को सैन डिएगो कैलिफोर्निया में हुआ था, जो एक उच्च मध्यम वर्गीय भारतीय परिवार से संबंधित हैं। उनके माता पिता तेलुगु ब्राह्मण समुदाय से हैं और 1990 से 10 साल पहले यानी
1980 के दशक में भारत के आंध्र प्रदेश से अमेरिका में आप्रवासन कर गए थे उषा वेंस का विशाखापत्तनम से गहरा संबंध है, जहां उनकी दादी चिल्लुकुरी संथमा का घर है। उनकी दादी एक सेवानिवृत्त भौतिकी प्रोफेसर है और उनका परिवार भारत के दक्षिणी भाग से जुड़ा हुआ है। उनके पिता राधा कृष्ण IIT मद्रास से प्रशिक्षित मैकेनिकल इंजीनियर है और सैन डिएगो स्टेट यूनिवर्सिटी में व्याख्याता के रूप में कार्य करते हैं, जबकि उनकी मां कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय सैन डिएगो में आणविक जीव विज्ञानी और प्रोवोस्ट के रूप में कार्यरत है। दोस्तों आशा करते हैं कि उषा वेंस के बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। तो दोस्तों उधर आपको बता दें, शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप को दे दी बधाई, लेकिन करा बैठे अपनी बड़ी फजीहत। एक्स पर फिर एक बार खुल गई शहबाज शरीफ की पोल। जी हां, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी। शरीफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी ट्विटर पर बधाई संदेश लिखा और अपनी फजीहत करा बैठे। दरअसल शहबाज शरीफ की सरकार ने पाकिस्तान में इस प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लगाया हुआ है। ऐसे में खुद प्रधानमंत्री इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने अपनी पोस्ट में लिखा कि अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण करने पर डोनाल्ड ट्रंप को मेरी हार्दिक बधाई। पाकिस्तान अमेरिका की साझेदारी को और मजबूत करने के लिए मैं उनके साथ काम करने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। वर्षों से हमारे दोनों महान देशों ने क्षेत्र और हमारे लोगों की शांति और समृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए निकटता से काम किया है और हम भविष्य में भी ऐसा करना जारी रखेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप को उनके सफल दूसरे कार्यकाल के लिए मेरी शुभकामनाएं। दोस्तों इस पोस्ट के तुरंत बाद इसको एक्स के कम्युनिटी नोड द्वारा फ्लैग कर दिया गया। नोट में बताया गया कि प्रधानमंत्री ने दरअसल VPN के जरिए इस प्लेटफॉर्म का उपयोग किया, जो पाकिस्तान के कानून के अनुसार प्रतिबंधित है। कम्युनिटी नोट में लिखा गया है कि पाकिस्तान में एक्स प्रतिबंधित है तथा कथित प्रधानमंत्री इसका अवैध रूप से उपयोग कर रहे हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ की मजबूरी बन चुकी है एक्स को यूज करना, लेकिन उसके बावजूद भी वो इसको प्रतिबंधित रखना चाहते थे। इससे बड़ी शर्मनाक बात पाकिस्तान के लिए कतई भी नहीं हो सकती। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, पाकिस्तान के पंजाब में पतंग उड़ाने पर लगी रोक, कानून तोड़ने पर 5 साल की कैद और 20 लाख रुपए का जुर्माना। आखिर ऐसा क्या है पतंग उड़ाने में कि इतने लाखों रुपए की जुर्माना और कैद की बात की जा रही है? बता दें, पाकिस्तान के सबसे अधिक आबादी वाले पंजाब सूबे की विधायिका ने मंगलवार को पतंग उड़ाने पर अस्थायी रोक लगाने के लिए एक कानून पारित कर दिया। पंजाब सूबे की विधायिका द्वारा पारित कानून में पतंग उड़ाने वालों और पतंग निर्माताओं के लिए कारावास की सजा की अवधि बढ़ाने और भारी जुर्माने का प्रावधान किया है। राज्य सरकार ने यह कदम दशकों पुराने वसंत त्योहार से पहले उठाया है। पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध सबसे पहले 2005 में सूबे की राजधानी लाहौर में लगाया गया था। उस समय पतंगबाजी के दौरान मांझे से कम 11 लोग घायल हो गए थे। इस कानून के जरिए प्रतिबंध का दायरा लाहौर से बढ़ाकर अन्य शहरों तक किया जा रहा है। नया कानून वसंत त्योहार से पहले सूबे में प्रभावी होगा, जिसमें पतंग उड़ाकर वसंत का स्वागत करने की परंपरा है। अब विधेयक के मुताबिक कानून का उल्लंघन करके पतंग उड़ाने पर 3 से 5 साल तक कारावास और 20 लाख पाकिस्तानी रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। तो उधर आपको बता दें, चीन ने WHO के प्रति व्यक्त किया अपना दृढ़ समर्थन। ट्रंप के विश्व स्वास्थ्य संगठन से हटने के बाद आगे आया। जी हां, चीन ने मंगलवार को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के प्रति अपना दृढ़ समर्थन व्यक्त किया, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य निकाय से अमेरिका के हटने की घोषणा की, जिसमें उनकी तरफ से कोविड-19 संकट को ठीक से ना संभालने और सुधार करने में विफल रहने का आरोप लगाया। बता दें कि सोमवार को शपथ ग्रहण के तुरंत बाद ट्रंप ने WHO से अमेरिका के हटने की प्रक्रिया शुरू करने वाले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए। 5 साल से भी कम समय में यह दूसरी बार है जब अमेरिका ने विश्व निकाय से हटने का आदेश दिया है। दोस्तों तो वहीं ट्रंप के इस फैसले के बाद चीन लगातार अपना दृढ़ समर्थन दे रहा है WHO के प्रति। जी हां, वहीं आपको बता दें, भारत को लेकर चीन की बातों से शहद क्यों टपक रहा है? जयशंकर के बयान पर दी मीठी प्रतिक्रिया। जी हां, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद भारत को लेकर चीन के स्वभाव में नरमी देखने को मिली है। चीनी विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक ऊंचाई व दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए और दोनों देशों के नेताओं के बीच बनी आम सहमति को लागू करना चाहिए। चीन के विदेश मंत्रालय ने विदेश मंत्री जयशंकर जी की हालिया टिप्पणियों पर यह रिएक्शन दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि चीन की रुख में नरमी के पीछे अमेरिका में हुआ ये परिवर्तन है। तो उधर बता दें, अमेरिका में बना नया इतिहास। ट्रंप की टीम सबसे युवा और अमीर है। जी हां, जो बाइडेन कैबिनेट से 2800 गुना दौलतमंद है। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो खुद 78 साल की उम्र के हैं, यानी कि राष्ट्रपति बनने वाले सबसे उम्र दराज व्यक्ति हैं, जिन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल के लिए 35 वर्षों में सबसे युवा और अब तक की सबसे अमीर कैबिनेट का गठन किया है। उनकी टीम की औसत उम्र 54.1% है, जबकि जो 1989 में बुश सीनियर की कैबिनेट के 51.5 वर्ष के औसत के बाद सबसे कम है। ट्रंप की यह नई कैबिनेट न केवल सबसे युवा है, बल्कि अमेरिका की अगली पीढ़ी को नेतृत्व में शामिल करने
करने की उनकी सोच को भी दर्शाती है। साथ ही टीम में शामिल सदस्यों की संपन्नता उनके निजी अनुभव और प्रशासनिक कौशल को और मजबूत बनाएगी। तो वहीं बता दें, खाड़ी देशों में ईरान की जगह ले रहा है सऊदी अरबिया। ट्रंप के आने से मोहम्मद बिन सलमान की हुई बल्ले बल्ले। जी हां, मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद के नेतृत्व में सऊदी अरब हर क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है। इसका ताजा सबूत हाल ही में लेबनान और सीरिया में देखने को मिला है। इन दोनों देशों में सऊदी अरब ईरान के छोड़े गए जगह को तेजी से भर रहा है। लेबनान के सेना प्रमुख जोसेफ ऑन को इस महीने अपना अगला राष्ट्रपति चुने जाने के कुछ ही समय बाद उत्तरी प्रांत अक्कर में एक इमारत के सामने उनके और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के विशाल बैनर लगाए गए। इन बैनरों में प्रिंस सलमान को अरबों का नेता बताया गया। जी हां, तेल से समृद्ध सऊदी अरबिया और उनके 39 वर्षीय नेता मोहम्मद बिन सलमान गाजा में 15 महीने से चल रहे संघर्ष के नतीजों में सबसे बड़े विजेताओं में से एक के रूप में उभर रहे हैं, जिन्होंने मध्य पूर्व में सत्ता के संतुलन को उसके पुराने प्रतिद्वंदी ईरान के खिलाफ झुका दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि सऊदी अरबिया अब सीधे सीधे ईरान से तनाव मोल नहीं लेना चाहता, वो सिर्फ मध्य पूर्व में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहता है। सऊदी अरबिया लेबनान और सीरिया में राजनीतिक बदलावों को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है और गाजा में अगले दिन के लिए तैयार खड़ा है। साथ ही साथ बता दें, नेतन्याहू को लगा तगड़ा और बड़ा झटका। इजरायली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ ने अचानक दे दिया बड़ा इस्तीफा। गाजा, लेबनान, सीरिया जैसे देशों में इजरायल को जीत दिलाकर आईडीएफ चीफ ने दे दिया है ये इस्तीफा। क्या है इसके पीछे का कारण, आपको बता दें। इजरायल डिफेंस फोर्सेस यानी आईडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हरजी हलेरवी ने अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि वो 6 मार्च को अपना पद छोड़ देंगे। एक बयान में इजरायल सैन्य प्रमुख ने कहा कि वो 7 अक्टूबर को आईडीएफ की नाकामी के लिए अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करने के बाद इस्तीफा दे रहे हैं, यानी कि हमास को वो नहीं खत्म कर पाए, इसीलिए दुखी होकर उन्होंने सेना प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया है, जो कि नेतन्याहू को चौंका कर रख दिया है। वहीं बता दें, आखिर पाकिस्तान का कबाड़ JF-17 क्यों खरीदना चाहता है बांग्लादेश। पायलट की तस्वीर ने मचा दिया तहलका। दोस्तों, मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाला बांग्लादेश पाकिस्तान से JF-17 लड़ाकू विमान खरीदने की तैयारी कर रहा है। इसका खुलासा तब हुआ है जब मोहम्मद यूनुस के रवैये के कारण भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव चरम पर है। बांग्लादेश ने 15 जनवरी 2025 को एक उच्च स्तरीय सैन्य अधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान भेजा था। इस दौरान पाकिस्तान और चीन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित लड़ाकू विमान JF-17 थंडर में आधिकारिक रूप से रुचि व्यक्त की है। इस प्रतिनिधिमंडल में बांग्लादेशी वायुसेना के वरिष्ठ पायलट भी शामिल थे, जिनके JF-17 के कॉकपिट में बैठे हुए तस्वीर भी सामने आई है। वहीं बता दें, गद्दी संभाले 24 घंटे भी नहीं बीते कि ट्रंप ने दे दिया भारत को बड़ा झटका। 10 लाख इंडियन होंगे मायूस। कैसे, बता दें। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सत्ता संभाले अभी 24 घंटे भी नहीं बीते, लेकिन उनके फैसलों ने भारतीयों को चौंका दिया। ट्रंप के नए आदेश ने वहां रह रहे भारतीय प्रवासियों को चिंता में डाल दिया है। अब अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चों को स्वचालित रूप से नागरिकता नहीं मिलेगी अगर उनके माता पिता ग्रीन कार्ड धारक या अमेरिकी नागरिक नहीं है। ये नियम खास तौर पर उन भारतीय परिवारों के लिए झटका है जो लंबे समय से ग्रीन कार्ड पाने की कतार में खड़े हैं। ट्रंप के नए आदेश के मुताबिक अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चों को नागरिकता का अधिकार तभी मिलेगा जब उनके माता पिता में से कम एक अमेरिकी नागरिक या ग्रीन कार्ड धारक हो। यह नियम उन परिवारों पर भी लागू होगा जो कानूनी रूप से अमेरिका में रह रहे हैं लेकिन अस्थायी वीजा जैसे कि H-1B वर्क वीजा या स्टूडेंट वीजा पर हैं। तो वहीं दूसरी ओर व्यापार युद्ध टालने के लिए भारत का नया दाव। अमेरिका से 18,000 अवैध प्रवासियों को वापस लाने को है तैयार। जी हां, रिपोर्ट है कि भारत सरकार ट्रंप प्रशासन के साथ मिलकर अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे 18,000 भारतीय नागरिकों की पहचान करने और उन्हें वापस लाने के लिए तैयार है। यह संकेत है कि नई दिल्ली ट्रंप के साथ सहयोग को इच्छुक है और व्यापार युद्ध से बचना चाहता है। जी हां, अमेरिका ने लगभग 18,000 अवैध भारतीय प्रवासियों की पहचान की है जिन्हें वापस भारत भेजा जाएगा। तो वहीं बता दें, वजीपुर की रैली में केजरीवाल को दिखाए गए काले पोस्टर। पूर्व सीएम को बताया झुग्गी विरोधी। जी हां, दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार करने पहुंचे अरविंद केजरीवाल को वजीरपुर की रैली में काले पोस्टर दिखाए गए। लोगों ने तख्तियां लेकर अरविंद केजरीवाल झुग्गी विरोधी के नारे लगाए। इस बीच रैली में केजरीवाल ने कहा कि हमने पिछले 10 सालों में बहुत ही ज्यादा काम किया है और आने वाले सालों में और भी काम करेंगे। पहले दिल्ली में बिजली कटौती होती थी लेकिन आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जाती है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र को देश के लिए खतरनाक बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी दिल्ली में मुफ्त स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाएं खत्म करना चाहती है। कुल मिलाकर दोस्तों, केजरीवाल ने बीजेपी को घेरने की कोशिश की लेकिन लोगों ने केजरीवाल को काले पोस्टर के साथ में आईना दिखाना शुरू कर दिया कि तुमने कितना काम किया है, हमें बहुत अच्छे से पता है। केजरीवाल झुग्गी विरोधी। जी हां, साथ ही साथ आपको बता दें 5 फरवरी को महाकुंभ आ सकते हैं पीएम मोदी जी। इस दिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गृह मंत्री भी आ सकते हैं कुंभ मेले में। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 5 फरवरी को महाकुंभ मेला 2025 का दौरा कर सकते हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी 27 जनवरी को मेले में शामिल होने वाले हैं।
उम्मीद है कि 1 फरवरी को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी समारोह का हिस्सा बनेंगे। 27 जनवरी को गृह मंत्री अमित शाह अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक महाकुंभ में हिस्सा लेंगे। वो संगम में पवित्र डुबकी लगाएंगे, गंगा पूजा करेंगे और अधिकारियों के साथ बैठकें करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह जी के दौरे को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने शहर के प्रमुख चौराहों और कार्यक्रम स्थलों पर विशेष निगरानी के साथ सतर्कता बढ़ा दी है। तो उधर महाकुंभ में कैबिनेट बैठक सीएम योगी के साथ सभी मंत्री करेंगे संगम स्नान। जी हां, महाकुंभ में यूपी की योगी कैबिनेट की बैठक आज दोपहर 12 बजे से अरेल स्थित त्रिवेणी संकुल में होगी। बैठक में शामिल होने के लिए दोनों उप मुख्यमंत्रियों सहित 2 दर्जन से अधिक मंत्री मंगलवार रात तक प्रयागराज पहुंच चुके थे। वहीं शासन के विभिन्न विभागों के 105 अफसर भी आ चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार सुबह 11 बजे हेलीकॉप्टर से डीपीएस हेलीपैड पर आ रहे होंगे। यहाँ से अरेल घाट स्थित त्रिवेणी संकुल पहुंचेंगे, जहां दोपहर आज 12 बजे से कैबिनेट की बैठक शुरू हो रही होगी। जी हां दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें, जीतन राम मांझी के बगावती सुर ने एनडीए को दे दी टेंशन। बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी जीतन राम मांझी दिल्ली और झारखंड में अपनी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी एचएएम को कोई सीट नहीं दिए जाने और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को तवज्जो दिए जाने से नाराज बताए जा रहे हैं। बता दें कि बीजेपी ने लोजपा को झारखंड में 1 सीट दी थी और दिल्ली में भी चिराग की पार्टी देवली सीट पर चुनाव लड़ रही है। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा प्रमुख जीतन राम मांझी ने मुंगेर के जमालपुर में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जिला स्तरीय कार्यक्रम सम्मेलन में कुछ ऐसी बातें कही जिसने बिहार में विपक्षी गठबंधन को एनडीए पर तंज कसने का मौका दे दिया। जीतन राम मांझी ने रामचरितमानस की चौपाई का एक अंश भय बिनु होय ना प्रीत का जिक्र करते हुए मोदी सरकार की कैबिनेट से इस्तीफा देने तक की धमकी दे दी। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में आखिर कौन सा राम मंदिर बनवा रहे हैं। मूर्ति है तैयार, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा वाली तारीख पर होने जा रहा भूमि पूजन। दोस्तों, पश्चिम बंगाल से राम भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। करोड़ों सनातनी हिंदू और दक्षिणपंथी संगठन बंगाल में भव्य राम मंदिर बनने की खबर सुनकर खुश और गदगद नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जिस राज्य में मुस्लिम वोट बैंक का ख्याल रखने के लिए सनातन हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाकर उनकी अनदेखी होती आई है, वहां भगवान राम का मंदिर बनना बड़ी बात है। ये एक शुभ संकेत है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मंदिर के लिए अष्ट धातु से बनी मूर्ति तैयार हो चुकी है। रामलला का दिव्य मनोहर स्वरूप कांची कामकोटि पीठ से प्राप्त अष्ट धातु से बना है। जी हाँ, मंदिर ट्रस्ट के सदस्य 22 जनवरी को मुर्शिदाबाद में भगवान राम के मंदिर की प्रतिकृति के लिए भूमि पूजन की तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के जय हिंद कहते हुए इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। तो मिलता अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।